नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर राहुल के तंज की, राजस्थान के सियासी उठापटक की, जानेंगे कि महाराष्ट्र के सियासत में क्यों आया उफान और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए क्या है नए नियम, और आखिर में बात पूर्व आरबीआई गवर्नर के खिताब में हुए खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का किया दौरा, राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का लिया जायजा। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने इशारों पर चलाना चाहते हैं देश, दोनों के लिए संविधान का कोई मतलब नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र, नीतीश से की मांग, स्वास्थ्य परेशानी से जूझ रहा मरीज कैसे हुआ गायब, इसे खोजिए मुख्यमंत्री जी। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष लगातार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। धनखड़ ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं धनखड़। फिर मदद के लिए आ गया है सोनू सूद। सड़कों पर करतब दिखा रही शांताबाई पवार के साथ ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे सोनू, वीडियो शेयर कर मांगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में पूर्णबंदी लागू होने के बाद बीते महीनों में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना प्रवासी श्रमिकों को करना पड़ा, जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में आए। लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत ने उनका काम ही छीन लिया और श्रमिक पैदल ही घर वापसी करने लगे। विपक्ष ने भी इनकी मुसीबतों को जोर शोर से उठाया और अब एक बार फिर श्रमिकों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूर्णबंदी में जब प्रवासी श्रमिकों से रोजगार छिन गया, रहने और कमाने का कोई जरिया नहीं बचा और यातायात सेवा भी ठप हो गई, तो श्रमिक बेहद निराश नजर आए और पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। विपक्ष ने आवाज उठाई तो सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके किराए को लेकर सियासत भी खूब गरमाई। लेकिन अब एक बार फिर से यह मुद्दा सुर्खियों में है। जी हां, अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मुसीबत के समय में भी गरीबों से मुनाफा वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राहुल ने ट्वीट किया, बीमारी के बादल छाए हैं, लोग मुसीबत में हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, मुश्किल वक्त को मुनाफे में बदलकर कमा रही है गरीब विरोधी सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए ये टिप्पणी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है, कोरोना काल में इंडियन रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की कमाई की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से जब 25 मार्च को देश में अचानक राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी की, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लाखों श्रमिक दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में फंस गए थे। श्रमिकों को घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने तीखी आलोचना झेलने के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी। लेकिन श्रमिक ट्रेनों के किराए को लेकर भी विवाद हुआ था। जब श्रमिक ट्रेनें शुरू हुई तो राज्यों ने मजदूरों से किराया नहीं लेने का ऐलान किया। हालांकि गुजरात, मुंबई, दिल्ली से लौट रहे मजदूरों ने शिकायत की, जब वे ट्रेन से लौट रहे थे तो उनसे किराया लिया गया। लेकिन अब राहुल गांधी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से हुई कमाई के आंकड़े साझा कर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। अब राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं, ये देखना होगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। राजीव जी, परेशान प्रवासी कामगारों को लेकर केंद्र सरकार की खूब आलोचना हुई। दबाव पड़ा तो सरकार ने श्रमिकों के लिए ट्रेनों का इंतजाम तक कर दिया। दावा किया कि टिकट का खर्च राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उठाएंगी। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो कहा है वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। लोगों की मजबूरी पर भी सरकार का यूं मुनाफा कमाना क्या सही कहा जा सकता है? देखिए आदित्य, मोदी जी खुद को हमेशा गरीबों का हमदर्द बताते आए हैं। वो खुद को फकीर कहते हैं और बचपन में भुगती हुई अपनी गरीबी का जिक्र भी वो कई बार कर चुके हैं। लेकिन उनकी सरकार जिस तरह के फैसले लेती है, उनमें गरीबों का दर्द दूर करने के सरोकार नजर नहीं आते। खासकर इस स्वास्थ्य मुसीबत यानी कोरोना काल के वक्त जिस तरह गरीब मजदूरों को पीड़ा सहनी पड़ी, उस पर अगर सरकार की राहत का मलहम लगता तो उनकी दुश्वारियां थोड़ी आसान हो जाती। लेकिन सरकार ने पहले तो फैसले लेने में देर कर दी और उसके बाद जिसे राहत कहा गया उसकी कीमत भी गरीब आदमी से वसूली गई। आपको याद होगा कि मार्च से बेघर और बेरोजगार हुए मजदूरों के घर लौटने के लिए सरकार ने मई में जाकर के श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं और इसमें भी टिकटों की कीमतों को लेकर उलझनें बनी रहीं। सरकार ने तो दावा किया था कि टिकट का खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगे, लेकिन कई उदाहरण ऐसे मिले आदित्य कि लोगों को अपनी जेब से खर्च देना पड़ा और वो भी सामान्य से अधिक।
अब जिस खबर का जिक्र राहुल गांधी ने किया है उसके मुताबिक रेलवे को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 428 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। कई महीनों तक बंद रहने से रेलवे को घाटा तो बहुत हुआ, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता आदित्य कि इसकी भरपाई गरीब आदमी से की जाए। इधर एक खबर यह भी है कि कमाई न होने के कारण रेलवे रिटायर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन नहीं दे पा रहा है। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है और इन दोनों खबरों में जो विरोधाभास है उससे पता चलता है कि सरकार ने किस तरह चीजों को उलझाया हुआ है। एक तरफ रेलवे की कमाई का जिक्र है तो दूसरी तरफ रेलवे के घाटे का जिक्र है, लेकिन दोनों ही सूरतों में आम आदमी को किसी तरह की राहत नहीं है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद शुरू हुआ सियासी संग्राम अभी भी जारी है। एक तरफ पायलट खेमा हाईकोर्ट से राहत मिलने पर शांत नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार बचाने के लिए गहलोत खेमे में हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच आज एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई, तो इस बैठक में क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है, जिसके चलते गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए लगातार कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम गहलोत ने एक बार फिर विधायक दल की बैठक भी की, जिसमें गहलोत ने अपने विधायकों से कहा कि अगर धरना देने के लिए प्रधानमंत्री निवास जाना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे। विधायक दल की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप लोग तैयार रहिए, अगर 21 दिन तक बैठना पड़े तो यहाँ रहेंगे, राष्ट्रपति भवन जाना पड़े तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर दिल्ली में हल्ला बोल के लिए जाना पड़े तो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली भी जाएंगे। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि जब तक राज्यपाल कोई फैसला नहीं कर लेते तब तक कांग्रेस के हमारे विधायक एक साथ होटल में ही रहेंगे। राज्यपाल बीजेपी के साथ है और बीजेपी चाह रही है कि हमारे विधायक होटल से निकलें ताकि वो उनको तोड़ सकें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खचरियावास ने कहा कि हमें कोर्ट या राज्यपाल से कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन चाहे जितना समय लगे जीत हमारी होगी। हमारे पास विधायक हैं, हम लोग अपना कामकाज करेंगे, जिन विधायकों को जहां जाना है जाएंगे, मगर वापस होटल में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, खचरियावास ने सचिन पायलट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पायलट बीजेपी के साथ खेल में शामिल है और इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी ही है। वहीं सीएम गहलोत ने आज एक बार फिर राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया। साथ ही इसे लेकर राज्यपाल को सीएम गहलोत ने प्रस्ताव भी सौंपा। आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राजस्थान में गहलोत गुट के विधायकों ने शुक्रवार को भी राज्यपाल से सत्र बुलाने को कहा था। इस दौरान राजभवन में कांग्रेस का हल्ला बोल भी देखने को मिला था। देखना होगा कि अब राज्यपाल सीएम गहलोत की मांग पर क्या रुख अपनाते हैं। एक तरफ जब से राजस्थान में सियासी उथल पुथल का दौर शुरू हुआ है, तब से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार भी बेहद सक्रिय नजर आ रही है। उद्धव तीनों दलों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी सरकार में इन दिनों उथल पुथल का माहौल नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर उद्धव सरकार में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। दरअसल पिछले काफी समय से सूबे की सियासत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। कहा जा रहा था कि सरकार में शिवसेना और एनसीपी ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस को महत्वपूर्ण फैसलों से दूर रखा जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। जी हां, कांग्रेस के राज्य प्रमुख और कैबिनेट मंत्री बालासाहब थोराट और अशोक चौहान ने शुक्रवार रात उद्धव ठाकरे के आवास पर जाकर सीएम से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इन नेताओं ने अपनी आशंकाओं को सीएम के सामने रखा और अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों दलों के बीच बेहतर तालमेल रखने के लिए बात कही। सूत्रों के माने तो महाराष्ट्र सरकार अपने पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में कुछ बदलाव कर सकती है। कांग्रेस लीडर लगातार ये शिकायत करते रहे हैं कि सरकार का हिस्सा होने के बावजूद भी उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों से दूर रखा जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है तो उसमें केवल शिवसेना और एनसीपी के नेता ही शामिल होते हैं। गुरुवार को भी शिवसेना और एनसीपी नेताओं के बीच दादर में एक बैठक हुई थी। सूत्रों के माने तो एनसीपी और शिवसेना के नेता जिला परिषद के अलावा सिपिक पोल्स भी साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस को लगातार दूर रखा जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है और तीनों दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की बात कही है। वहीं सीएम उद्धव से मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक है और वो सरकार का हिस्सा है। अब भले ही कांग्रेस की तरफ से सरकार में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन नेताओं की नाराजगी बार बार सामने आ रही है, जिस पर विपक्षी दल भी चुटकी लेने से पीछे नहीं है।
अब उद्धव कांग्रेस की नाराजगी दूर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एक फॉर्मूला हरियाणा सरकार लेकर आई है। दरअसल सूबे में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी देने के लिए खट्टर सरकार ने ग्राम पंचायत चुनाव से पहले एक नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में ज्यादा भागीदारी मिल सकेगी। क्या है यह फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में पंचायती चुनावों के लिए खट्टर सरकार ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। हरियाणा में इस बार के पंचायती चुनावों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला तैयार किया गया है, यानी 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। फॉर्मूले के अनुसार हर 5 वर्ष में रोटेशन के आधार पर ये आरक्षण मिलेगा। इस बार के चुनावों में अगर ऑड नंबर वाली पंचायतों व वार्डों में महिला प्रतिनिधि चुनी जाती है तो फिर 5 वर्षों बाद इवन नंबर पर महिला प्रतिनिधि होंगी। इसके लिए प्रदेश के सभी गाँवों को यूनिक ID नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। इससे ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने में दिक्कत नहीं होगी। अब की बार प्रदेश की करीब 6800 ग्राम पंचायतों में से कम 3400 पर महिला सरपंच चुनी जाएंगी। इतना ही नहीं, पंचायत समितियों और जिला परिषद में भी महिलाओं की समान हिस्सेदारी होगी। फिलहाल राज्य सरकार ने इसका ड्राफ्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिया है। इस मामले पर हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जनवरी-फरवरी 2021 में प्रस्तावित है। अब की बार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू होगा और इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। महिलाओं को 50% आरक्षण के मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा गया है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक अगस्त-सितंबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। अब खट्टर का यह फॉर्मूला सूबे में महिलाओं के लिए क्या बदलाव लेकर आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं बदलाव तो पल पल नेपाल की सियासत में भी हो रहा है। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और अगले ही पल लगता है कि अब फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। जैसे आज NCP के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने साफ कह दिया कि पार्टी कभी भी टूट सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर नेपाल की सियासत में हो क्या रहा है। नेपाल का सियासी ड्रामा चरम पर है। कुछ दिन पहले ये आसार लग रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि बैठक में PM KP शर्मा ओली और NCP के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के बीच किसी बात को लेकर सहमति बन गई है, जिसको लेकर पार्टी में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन पुष्प कमल दाहाल ने आज ये साफ कर दिया है कि अभी पार्टी टूटने की आशंका खत्म नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि PM ओली के कहने पर कुछ लोगों ने देश के निर्वाचन आयोग के पास CPN UMN नाम की पार्टी रजिस्टर कराई है। पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 जुलाई को आवेदन किया गया था। PM ओली पर पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए प्रचंड ने कहा कि हम पार्टी के अंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की खबर से ये तो साफ है कि KP शर्मा ओली और पुष्प कमल दाहाल के बीच सहमति नहीं बनने वाली है। लेकिन ये जरूर समझ आता है कि विरोध के बाद भी KP शर्मा हार मानने को तैयार नहीं है। दरअसल प्रचंड और पार्टी के सीनियर नेता माधव कुमार नेपाल द्वारा ओली का इस्तीफा मांगने के बाद से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि बातचीत के बाद पार्टी के अंदर मतभेद पटते नजर आने लगे थे। कहा जा रहा था कि PM ओली और प्रचंड के बीच एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत आने वाले कुछ दिनों में नेपाली कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा। इस दौरान प्रचंड गुट के कई नेताओं को कैबिनेट में मलाईदार पद मिलने की संभावना है। 28 जुलाई को होने वाली पार्टी की स्थायी समिति की बैठक के बाद इस फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। वैसे स्थायी समिति की बैठक कई बार टाली जा चुकी है। अब देखना होगा कि प्रचंड की पार्टी टूटने वाले बयान के बाद KP शर्मा ओली क्या प्रतिक्रिया देते हैं। प्रचंड के तेवर बता रहे हैं कि यह जल्द शांत होने वाला मामला नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि PM ओली कैसे पार्टी टूटने से बचाते हैं। वहीं देखना यह भी है कि सरकार ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अब कौन से अहम कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिससे घटिया सामान बेचने वालों पर लगाम कसी जा सके। इसे कानून के दायरे में केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल कर लिया है, जिसके मद्देनजर अब सामान बेचने और खरीदने का तरीका बदल जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना काल ने काफी कुछ बदल दिया है। रहन सहन के तरीके से लेकर कामकाज और खान पान तक में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो ई-कॉमर्स कंपनियों में खरीदारी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी शामिल किया है, जिससे जुड़े नए नियमों को अब नोटिफाई किया गया है।
इन नियमों में सामान बेचने का तरीका बदल दिया गया है। ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नए नियमों की बात करें तो इस नए नियम में विक्रेता को अपने उत्पाद पर ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। नया नियम उन सभी विक्रेताओं पर लागू होगा जो भारत या विदेश में रजिस्टर्ड है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं दे रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा। ये भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। जो विक्रेता ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए वस्तु और सेवाओं की बिक्री की पेशकश करते हैं, उन्हें ये जानकारी ई कॉमर्स कंपनी को देनी होगी ताकि वेबसाइट पर इसे प्रमुखता से दिखाया जा सके। ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित तारीख से लाभ कमाने के लिए उनके मंच पर पेश वस्तुओं और सेवाओं के दाम में गड़बड़ी करने और ग्राहकों के साथ भेदभाव करने या मनमाने तरीके से ग्राहकों को बांटने की अनुमति नहीं होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को भुगतान के उपलब्ध तरीकों और उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। नए कानून के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को विक्रेता के बारे में जानकारी, उसका पता, ग्राहक के लिए संपर्क को लेकर नंबर भी देना होगा। ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगा सके। उपभोक्ताओं की बेहतरी के लिए सरकार ने नए नियम तो बना दिए हैं, देखना होगा कि ई कॉमर्स कंपनियां इनका कितना पालन करती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पूर्व आरबीआई गवर्नर के किताब में हुए खुलासे की। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है। उर्जित पटेल ने अपने किताब में पीयूष गोयल के साथ मतभेद होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। पटेल ने फाइनेंशियल सिस्टम में दिक्कतों के लिए सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 6 साल तक उप गवर्नर और गवर्नर के पद पर रहे उर्जित पटेल ने मोदी सरकार के कार्यकाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की वजह उन्होंने व्यक्तिगत मतभेद बताए थे, लेकिन अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही उर्जित पटेल ने अपनी इस किताब में ये भी बताया है कि तत्कालीन सरकार के साथ उनके मतभेदों की वजह क्या थी। उर्जित पटेल ने अपनी ये बात नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में लिखी है, जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन 2018 के मध्य के जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं, वो दौर था जब पीयूष गोयल को कुछ वक्त के लिए वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। ये वक्त था मई 2018 से लेकर अगस्त 2018 के बीच का। पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि 2018 के मध्य में दिवालिया मामलों के लिए नरमी वाले फैसले लिए गए, जब अधिकतर कामों के लिए वित्त मंत्री और उर्जित पटेल मामलों से जुड़ी बातों को लेकर एक ही लेवल पर थे। मई 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली दिवालिया कानून का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। साल 2018 में पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्कुलर में नरमी लाने की बात कही और बोले कि किसी भी लोन को 90 दिनों के बाद एनपीए नहीं कहा जा सकता है। साथ ही उर्जित पटेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उर्जित पटेल ने अपनी किताब में आरबीआई के स्वामित्व में सरकार की प्रधानता और निर्देशों के आधार पर कर्ज देने को फाइनेंशियल सेक्टर की दिक्कतों में गिनाया है। उन्होंने सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच के फासले को कम करने पर भी चेताया है और कहा है कि इससे सरकार का कर्ज और बढ़ सकता है। उर्जित पटेल ने अपनी किताब में सरकार की कई खामियों का जिक्र किया है, लेकिन अब देखना होगा कि वित्त मंत्रालय की ओर से क्या बयान सामने आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।